नमस्ते। आज हमारे समक्ष है मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। हेलो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, आपका BW बिजनेस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। उम्मीद है अब आपकी सेहत और काम सब बढ़िया चल रहा होगा। जी तो चल रहा, अच्छे से चल रहा। इससे पहले कि हम कुछ भारी सवाल करें, हम आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आए। आपने जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, फिर आपने हिंदी में PhD की थी, तो इतना मैं कहूँगी 180 डिग्री टर्न आपने कैसे लिया? पॉलिटिक्स में मैं कोई योजना बना के नहीं आया। मैं पढ़ते समय ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और काम करता रहा। काम के दौरान भी एक ऐसे क्षण आए कि देश में आपातकाल लगा, तो हम लोग विद्यार्थी परिषद की अत्यंत कम आयु के कार्यकर्ता भी आपातकाल का विरोध किए और आपातकाल के कारण हम जेल में भी गई, DIR में बंद भी रहे, 6 महीने छूटे। फिर कालांतर में आपातकाल ख़त्म हुआ तो विद्यार्थी परिषद ने हमें छात्र संघ के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना उम्मीदवार बनाया और मैं छात्र संघ का महामंत्री चुना गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। ये वो समय था जब दिल्ली में विजय गोयल जी, रजत शर्मा जी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं, मेरे संग और सहयोगी चुनाव जीते। हम सब के सीनियर अरुण जेटली जी, राम बहादुर राय जी, महेश शर्मा जी, ये सब लोग हम लोगों को प्रेरक थे। तो हम लोग काम विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक काम, विद्यार्थियों के माध्यम से रचनात्मक काम, हमारे बड़े नेताओं की प्रेरणा से उस ज़माने में हम लोग कई ऐसे काम करते थे। हम लोगों को अटल जी, आडवाणी जी की प्रेरणा तो मिलती थी। नानाजी देशमुख ने हम लोगों को, विद्यार्थियों को एक नया कंसेप्ट दिया, ग्रामोत्थान प्रकल्प। तो हम लोग गांव में काम करते थे। काम करते करते भारतीय जनता पार्टी का 1980 में गठन हुआ। तो स्वाभाविक है, जैसे अनेक ऐसे लोग जो संघ और विद्यार्थी परिषद पृष्ठभूमि के थे, वो भाजपा के बाद उसमें पॉलिटिकल वर्कर के रूप में काम करने, समाज के बीच संगठन के लिए काम करने आए। तो नेचुरल प्रोसेस में काम करने आए, ऐसा कोई योजना बना के राजनीति में नहीं आए। और फिर समाज की कठिनाइयों को उठाते, लड़ते झगड़ते, उनकी समस्याओं को हल करते। एक धीरे धीरे राजनीति में, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, फिर पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पर, और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसद सदस्य से मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, फिर आज केंद्रीय मंत्री, इन सब दायित्वों के क्रम में राजनीति में एक स्वाभाविक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। काफ़ी प्रेरित रहे हैं आप अपने सीनियर से, जैसे कि होना भी चाहिए। एक मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं, हर एक फील्ड के लिए। तो अगर हम कुछ नई स्कीम्स के बारे में बात करें गवर्नमेंट की, तो आपने अभी एक इनॉग्रेशन किया है एक स्कूल ऑफ वेल्डिंग का। तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारी प्रौढ़ शिक्षा में या टर्शरी एजुकेशन में ऐसी क्या कमी रह गई है कि विश्वविद्यालय पूरा नहीं कर पा रहे और हमको एक ऐसा नीश या स्पेशलाइज स्कूल खोलना पड़ रहा है? देखिए, विश्वविद्यालयों की वर्किंग का अपना महत्व है। वो एकेडमिक दृष्टि से वर्किंग करते हैं विश्वविद्यालयों में, और उसके अलावा जो उसके सेपरेट पार्ट हैं, IITs हैं, और वो सब अपने जगह जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के शोधपरक और टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग बच्चों को शिक्षा देते हैं। वहीं देश के अंदर हमेशा नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का विज़न रहता है कि वो जो उनका थ्रस्ट है कि इस देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की है। ये युवा आबादी को स्किल होना चाहिए हर फील्ड में, और उसके दृष्टि से हम उनका विज़न है कि हम दुनिया में सबसे कुशल कार्यबल भारत के लोग हों और भारत के लोग दुनिया में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में छा जाएं। तो आज जिस तरह से भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड को बढ़ावा देने की कोशिश की है, और कोशिश है माननीय मोदी जी की अगुवाई में कि हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हिंदुस्तान को बनाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी सेगमेंट हो, उसमें वेल्डिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। तो वेल्डर्स की ज़रूरतें आज बहुत बड़े पैमाने पर हैं। इस नाते हमारे डिपार्टमेंट के तहत अन्य लोग भी अपने अपने एफर्ट कर रहे हैं। हमने
त्रिची को बेस बना के 5,000 वेल्डर प्रतिवर्ष ट्रेन करने का एक शुरुआती लक्ष्य लेके एक शुरुआत किया वेल्डिंग स्कूल का। त्रिची में 4,000 और उसमें एक उसकी जो वाराणसी में हमारा जो भेल का एक उपक्रम है वहाँ भी 1,000 वेल्डर्स का। तो इससे लोगों को स्किल्ड होने में भी मदद मिलेगी, रोजगार के योग्य वो बनेंगे और वेल्डर्स के रूप में लड़के जो आईटीआई हैं वो भी अप स्किल होंगे और जो आईटीआई नहीं है वे स्किल्ड होंगे और जिनकी अपेक्षा होगी रीस्किल्ड होंगे। इस तरह से एक पूरे देश में वेल्डर्स का एक बड़ी संख्या खड़ी करने की हमारे मंत्रालय की एक अहम पहल है। ये बहुत ही नेक काम है एक तरीके से, क्योंकि आजकल के युवा को नौकरियों की बहुत ज़रूरत है। हम अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में शर्मनाक स्थिति पर है ऑलमोस्ट। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयड कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड। सो इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भारत सरकार एक फेम इंडिया स्कीम पर भी काम कर रही है जो है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो एक राउंड तो इसका हो चुका है, अभी फेम 2 भी आ चुकी है। तो इस स्कीम के तहत कितनी प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, फेम 1 2015-16 में माननीय मोदी जी ने इसको लागू किया और उसके प्रति जो लगाव देश में आया, आकर्षण आया, आज धीरे धीरे एक वातावरण बन रहा है और ईवी मूवमेंट का जो रूप आता जा रहा है उसमें लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो और बड़े कमर्शियल 4 व्हीलर्स हो, मतलब कहने का तात्पर्य बड़े महानगरों की बड़ी बड़ी बसें, इस तरफ देश में और भिन्न भिन्न राज्यों में आकर्षण बढ़ा है। फेम 1 की सफलता, उसके आकर्षण को ध्यान देते ही फेम 2 की परिकल्पना की गई और जस्ट उसका बजट 10 गुना करके 10,000 करोड़ के बजट से हमने फेम 2 स्कीम लॉन्च की। उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है। उसके रिस्पांस का एक छोटा सा नमूना मैं आपको बताऊं कि पहले हम लोग 2 व्हीलर्स, जो कि ज़्यादातर यंगस्टर्स के लिए ज़रूरी है, वो उस पर क्रेज़ है उसका, और 2 व्हीलर्स पर हम पहले 10,000 रुपये प्रति किलोवाट सब्सिडी देते थे। 10,000 रुपये प्रति किलोवाट का मतलब अगर कोई भी बाइक मोटरसाइकिल 2 या 3 किलोवाट की मैक्सिमम जो होगी तो 3 किलोवाट पर हम 30,000 देते थे। एक मोटरसाइकिल, अच्छे क्वालिटी की मोटरसाइकिल की कीमत अगर 1.5 लाख रुपए है बाइक की, तो हम उस पर 30,000 देते थे, तो थोड़ा अट्रैक्शन कम था। हमने जस्ट बढ़ा दिया 15,000 रुपये प्रति किलोवाट। जहाँ वो 1.5 लाख की बाइक जो है 1,05,000 में मिलने लगी 45,000 रुपये सब्सिडी से। उसका परिणाम हुआ कि जहाँ एक महीने में हम वो बाइक बिकती थी 600, 700 या 800, पूरे देश में ये आ रहा था आंकड़ा, अब वो प्रति महीने में 4,000, 5,000, 7,000 तक उन बाइकों के सेल का आंकड़ा आ रहा है। इतना ज़बरदस्त। इसी तरह से हम 3 व्हीलर में भी उनको हम 10,000, 4 व्हीलर में भी 10,000 पर किलोवाट, लेकिन उसकी एक लिमिट बनाया है। जो मार्केट कास्ट है उसका 20% सब्सिडी हम देते हैं। बसें, चूँकि हमारा ऐसा मानना है कि प्रदूषण को रोकना है, बड़े महानगरों में प्रदूषण ज़्यादा ये जो डीजल और की बसों से होता है उसको रोकने के लिए उस पर हमने सब्सिडी बड़े पैमाने पर दी है। 40% सब्सिडी देते हैं। मसलन 2 करोड़ की यदि बस है तो उसमें 80 लाख रुपए मेरा विभाग सब्सिडी दे रहा है अपने आप। तो तमाम देश के नगर निगम, देश के राज्य सरकारें, तमाम स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का जो सेटअप है वो सब फेम 2 की इस स्कीम के प्रति बहुत आकर्षित है। आज 2,000 बसें भारत सरकार के अन्य माध्यमों से भी चल रही हैं, लेकिन भारत सरकार के सहयोग से 2,000 बसें ये हमारी प्लेटफॉर्म पर आज चल रही हैं देश के विभिन्न बड़े शहरों में। और शेष तकरीबन 3,000 बसों के हम और ऑर्डर 3,000 से अब के ऑर्डर कर चुके हैं और 3,000 की और स्वीकृतियाँ दे चुके हैं। परिणाम है आगामी 2 वर्षों के अंदर हम 7,000 से अधिक बसें भारत के बड़े शहरों में आज फेम स्कीम के अंतर्गत ला रहे हैं, जिससे देश में एक इस तरह के बसों का एक नेटवर्क बड़ा खड़ा होगा और
इसका लाभ आप समझ सकती हैं कि शहरी जीवन में बसों से कौन चलता है। बस या मेट्रो या लोकल जो ट्रेनें होती हैं मुंबई महानगर या कलकत्ता महानगर जैसी जगहों पर, उससे वही लोग चलते हैं जो रोज़मर्रा के ऑफिस जाने वाले, कारोबार करने वाले, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले, और मार्केट प्लेस में जगह जगह जहाँ मार्केट में अच्छी कोई सामान बेच सकते हैं, ये मध्यम वर्गीय और उससे नीचे लोग इनकम का ग्रुप जो है, तो उसको जिस तरह ऐसे ग्रुप से जुड़े लोगों को मोदी जी ने धुएं से मुक्ति दिलाई उज्ज्वला गैस से, वैसे मोदी जी की इस विजन से प्रदूषण मुक्त बसों से वह आबादी चल रही है जो कारों से, जो बहुत अच्छी गाड़ियों से नहीं चल सकती। ये बहुत बड़ी सेवा नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा फेम 2 के माध्यम से हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है। एक दिलचस्प स्टैटिस्टिक कह लीजिए, आज मैंने पढ़ा सवेरे कि यूएस और कनाडा में मिला के 2500 बसेस के आसपास चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर बसों का इतना सेवन नहीं है जितना इंडिया में है। और सिर्फ हमने फेम 2 के रहते ही भारत सरकार ने 7000 बसों का आयोजन किया है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2000 हम तो चला रहे हैं, 3000 अब ऑन स्वीकृत कर चुके हैं, उनके लिए ऑर्डर प्लेसमेंट कर चुके हैं, 3000 और प्रोसेस में है। तो इस तरह से हम 7000 बसें 2024-25 तक भारत के अंदर हम देश की सड़कों पर अभी हम लोग लगातार इसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जो कहते हैं कि दिस इज़ अनदर फेदर इन द गवर्नमेंट्स कैप। सो इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम जैसे फेम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट इज़ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जैसे लिथियम आयन हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, या बैटरी सेफ्टी आजकल बहुत ही हेडलाइंस बना रही है। तो भारत सरकार इस मुद्दे पे क्या कर रही है? भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार एक बहुत क्रांतिकारी पहल की। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। आज की तारीख में दुनिया में मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 85 से 88% लिथियम बैटरी पर चीन का होल्ड है। 12% बैटरी में 5 से 6% मलेशिया है। शेष लगभग 6% में दुनिया के अमेरिका आदि ऐसे, वो भी 2-3% में आज वो बना रहे हैं लिथियम बैटरी। आज इन सबको ध्यान में रख के मोदी जी ने 50 गीगावाट का बैटरी भारत में लिथियम बैटरी बने, एसीसी बैटरी बने, इसकी कंसेप्ट से उन्होंने एक PLI 18,100 करोड़ की सपोर्टिंग मनी के साथ लॉन्च किया। हम सबको उम्मीदें थी कि देश के अंदर 18,100 करोड़ की 50 गीगावाट की, हो सकता है 50 गीगावाट तक लोग आ पाएँ या ना आ पाएँ, या कुछ 30-35, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि 50 गीगावाट के अगेंस्ट इस देश के अंदर जो इन्वेस्टर्स आए वो लगभग 1,128 गीगावाट के क्लेमेंट आए, जिसकी परीक्षण जो हमारी कंडीशंस है उसमें 108 गीगावाट को हम लोगों ने परफेक्ट पाया, क्योंकि हमारा टारगेट 50 गीगावाट का ही था। तो 50 गीगावाट के चलते आज हमने 3 कंपनीज़ का चयन किया, सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई, काम प्रोसेस में आ गया। तो वो 50 गीगावाट तो हम प्रोडक्ट लाएंगे ही। हमने विद इन द डिस्कशन उनसे पूछा कि आपको तो इस कारोबार में हम लोगों ने लाया देश के लिए, आप जब इस उद्योग में आगे आएंगे तो आप इस इंडस्ट्री में जो हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट है 18,100 करोड़ की, इसके अलावा इसके एवं जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट भी बड़ा गुड है। वो लगभग 45,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 18,100 करोड़ का भारत सरकार का मद और 45,000 उनका इन्वेस्ट आ रहा है। लेकिन ये जब पूछा गया कि आगे आपका क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कि हम आगे इस राह पर निकल पड़े तो हम बनाएंगे। तो 75 गीगावाट उनका अपना टारगेट है कि हम ये इंडस्ट्री खोल के केवल भारत सरकार की सब्सिडी लेके यहीं रुक नहीं जाएंगे। तो कल्पना कीजिए 75 गीगावाट वो बनाते हैं, 50 गीगावाट, तो जहाँ भारत में आज 1 गीगावाट नहीं बन रही है लिथियम बैटरी, हम टोटल आयात निर्भर हो, वहाँ हम 125 गीगावाट बैटरी अपने देश में आज से 2-3 वर्षों बाद उत्पादन करेंगे। तो हम इम्पोर्टर से की परिस्थिति से तो उबर ही जाएंगे, हम भारत में लिथियम बैटरी के एक्सपोर्टर भी दुनिया में बनेंगे। ये भारत की इकोनॉमी में ग्रो करेगी। ये एक बड़ी अहम पहल हुई है हमारे मंत्रालय के अधीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार।
अभी जैसे अगर हम आजकल का अखबार उठा के देखें तो इंडिया ने तकरीबन 1 बिलियन मोबाइल फ़ोन्स एक्सपोर्ट किए हैं। इसका महत्व ये है क्योंकि ये सब पीएलआई स्कीम के तहत हो सका है। सो अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे 18,000 करोड़ की पीएलआई जैसे आपने बोली है, तो उम्मीद है कि बैटरी स्टोरेज या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम होना बंद नहीं हो जाएगी, हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे। और क्योंकि अब हम पूरी दुनिया चीन से बाहर जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब बदल रहा है, तो उम्मीद है कि भारत इस बात का फ़ायदा उठाएगा और हमारी काफ़ी वृद्धि होगी इकोनॉमी की। सो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है आपके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या? भारत सरकार की कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो लोगों को इंसेंटिवाइज़ करती हैं, चाहे वो बैटरी स्वैपिंग के लिए हो या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हो या जस्ट अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय मेजर कंपनीज? देखिए, बैटरी स्वैपिंग पर तो कंसर्न डिपार्टमेंट पॉलिसी बना रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं, बजट में उसका अनाउंस हुआ। वो एक अलग विषय है जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार ने उठाया है, जिससे कि चार्जिंग की जो कठिनाई है उसमें भी कई अच्छी पहलें हो रही हैं। मेरा खुद का डिपार्टमेंट चार्जिंग पर, फास्ट चार्जिंग पर काम कर रहा है। हमारी ARAI पुणे में इस पर काफ़ी प्रोग्रेस है और कुछ ही दिनों में हम फास्ट चार्जिंग के बारे में कमर्शियल रूप में उस अपने प्रोजेक्ट को लेके आने वाले हैं। लेकिन हम जो PLI ऑटो के थ्रू हमने 25,938 करोड़ रुपए का एक PLI में एक सब्सिडी का प्रावधान किया, जिसमें 2 सेगमेंट हम लेके चले हैं। एक तो बड़ी गाड़ियाँ जो बनती हैं OEMs को, और दूसरा हमने कंपोनेंट जो उदाहरण के रूप में जो आज EV व्हीकल्स में और तमाम ऐसे ऑटो इंडस्ट्रीज़ में जो ऐसे पार्ट्स हैं जो हर चीज़ विदेशों पर निर्भर है। उदाहरण के रूप में गाड़ी का अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम, वायर सिस्टम, गाड़ी में जो गियर सिस्टम, ऑटोमेटिक गियर हुआ, और व्हील सिस्टम, ऐसे बहुत से सिस्टम है जो हम अच्छी गाड़ियों के लिए विदेशों निर्भर हैं और उसी से गाड़ियों का दाम एकाएक जंप करता है। तो वो चीज़ें देश में बने और हमारी कंपनियां बनाएं तो अपने आप हम अच्छे लेवल के वाहन, ऑटो फील्ड के वाहन तैयार करेंगे, EV वाहन तैयार करेंगे, जिसमें हमने लगभग OEM चैम्पियंस को हमने जब चयन किया तो 19 कंपनियां इसमें सेलेक्ट हुई। इसी तरह जो कंपोनेंट के आइटम में 75 कंपनियां सेलेक्ट हुई। हमें खुशी है कि हम 25,938 करोड़ की PLI ऑटो के माध्यम से इनके सपोर्ट के लिए आ गए और 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से आया। तो इस तरीके से भारत सरकार PLI के 2 महत्वपूर्ण पार्ट द्वारा बैटरी के क्षेत्र में 18,100 करोड़ और 25,938 लाई ऑटो के फील्ड में, ये लगभग हम 45,000 करोड़ रुपए हमने सपोर्ट किया। इसके एवज में 1.25 लाख का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आया। ये भारत की इकोनॉमी के आगे बढ़ने के लिए बहुत ही स्वागत योग्य बड़ी पहल हुई। तो उस दृष्टि में हमारा मंत्रालय काफ़ी अच्छी पहल किया है और देश के उद्यमियों ने उसका बहुत वेलकम किया। हमने ब्रॉडली तो बात कर ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जो भी ज़रूरी मुद्दे हैं आज के समय में, लेकिन आगे क्या होने वाला है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ का प्लान आगे क्या है? कौन सी न्यू स्कीम्स आने वाली हैं या कौन से न्यू ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे आप काम करना पसंद करेंगे आगे? हमने अभी बताया ना, FAME 2 के ये और ऑटो और बैटरी, इन तीनों पर ये जो हमने निर्णय लिए हैं, सबसे तेज़ गति से निर्णयों को क्रियान्वयन के टेबल पर ले आए हैं और इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ फास्ट चार्जिंग पर हम काम कर रहे हैं। ये सब हमारी नई पहलें हैं और इसके साथ साथ हम एक नया काम ये करते हैं। हमारा एक कंसेप्ट है, कैपिटल गुड्स के माध्यम से हम रिसर्च ओरिएंटेड काम के लिए एक निश्चित बजट से हमने देश के अंदर कई एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं। लगभग 7-8 एक्सीलेंस सेंटर बने हैं, जिसमें खड़गपुर की IIT है, बेंगलुरु का साइंस इंस्टीट्यूट है, पुणे की संस्था है। ये सब मिलके इंडस्ट्री फ्रेंडली, दुनिया के टक्कर की आज हमारी देश की इंडस्ट्रीज़ को क्या ज़रूरत है, उस तरह के इनोवेटिव आइडिया के साथ रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं
और उस रिसर्च वर्क के लिए हम कैपिटल गुड के तहत उनको सपोर्ट देते हैं और नई टेक्नोलॉजी को उसमें से ईजाद करते हैं। ये जो काम कर रहे हैं इसमें लगभग 978 करोड़ का बजट अभी रिसेंट बजट में फिर इसका प्रावधान किया गया है इस तरह के कामों के लिए, जो इस इंडस्ट्री की दृष्टि से और इंडस्ट्री 4.0 में भी जो आज दुनिया की सबसे लेटेस्ट आवश्यक पहलों में से एक है, उसमें भी मददगार साबित होती है। ये हमारी हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से वर्तमान भविष्य को ध्यान में रख के चलने वाली पहले हैं। ठीक है, तो इससे हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो आज के लिए समाप्त होती है। डॉक्टर पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल कर आए हमसे बात करने के लिए। आपने काफ़ी हमें इंसाइट्स दिए कि सरकार क्या कर रही है और कितना कर चुकी है और आगे क्या प्लान है। तो उसके साथ आपसे वील हैव टू टेक योर लीव एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद उर्वी जी, आपने भी मुझे अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताने, अपनी योजनाओं की चर्चा करने में मुझे अवसर मिला। आपको बहुत धन्यवाद।